हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सरिता पांडे आप सभी के बीच आ चुकी हूँ। आर्यन एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, डेट क्लियर हो चुका है और बहुत सारे प्रीवियस पेपर प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप वहां से देख सकते हैं और अभी भी हम तैयारी अपनी जारी रखेंगे। बहुत ही ज़ोर शोर से हम तैयारी करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं। जो आपको टॉपिक कंफर्म नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करें आर्यन एजुकेशन एकेडमी को। सीटेट बाय सरिता पांडे भी आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कीजिए और जो भी सब्जेक्ट का वीडियो आप देखना चाहते हैं, बहुत सारी वीडियो हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। डेली जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए आपको आर्यन एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा और ऑल बटन पे टच करना होगा, तो आपको हमारे नोटिफिकेशन डेली टू डेली मिलते जाएंगे। तो चलिए, आज हम ईवीएस की तैयारी करेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, इस प्रैक्टिस को आप करते रहिए। इसी प्रैक्टिस से आप 120 प्लस 100% डेफिनेटली आप लाएंगे। बस पेडागॉजी बेस्ड होता है क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, आपको अपनी समझ को विकसित करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस और मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी कि किस तरीके से हम 4 ऑप्शन में से पहले एक बेस्ट ऑप्शन जो कि सही आंसर होता है उस पर हम कैसे जाते हैं, जिससे कि हम 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क अपना गेन कर पाते हैं और एक अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ईवीएस का सेक्शन है। 72 क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसे कि आप देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन से। तो आज का जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए, ईवीएस में इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन में अगर हम होमवर्क देते हैं तो उसका मेन केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, क्या पर्पस होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, समय का सदुपयोग। अब दोस्तों, आप क्या सोचेंगे, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उस पर हम कैसे जाएं। ईवीएस हम पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चों को, ईवीएस का मतलब हो गया पर्यावरण, पर्यावरण के हमारे आसपास की चीज़ें, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी लर्निंग, ये दोनों चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट के लिए हैं, आसपास और पर्यावरण को लेकर के नहीं है। मास्टरी लर्निंग और पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, किसी भी चीज़ को दोहराना। पुनरावृत्ति मतलब आप समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को दोहराना, और प्रबलीकरण मतलब ज़्यादा जोर देना, प्रबल करना है उस चीज़ को। और विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना, समय का सदुपयोग। तो दोस्तों, बेस्ट ऑप्शन पे आपको जाना है। चारों में से आप किसको बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे, तो देखिए थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, विस्तारित अधिगम। अधिगम का मतलब सीखना, लर्निंग प्रोसेस का विस्तार होना चाहिए, मतलब लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाना है। और उसके लिए चुनौतियां और उत्तेजना, मतलब एक बच्चे में आप ऐसा गृह कार्य दीजिए, ऐसा होमवर्क दीजिए ईवीएस के सेक्शन को लेकर के। ज़्यादातर मेन केंद्र बिंदु आपका ये होना चाहिए कि कुछ सीखने के लिए बच्चों में उत्तेजना रहे, जिज्ञासा रहे, क्यूरियोसिटी रहे, एंड उसके साथ साथ वो किसी भी काम को चुनौती की तरह एक्सेप्ट करें। तो चुनौतियां और उत्तेजना किस चीज़ में, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां होनी चाहिए, उस चीज़ में ऐसा होमवर्क आप दें, और उत्तेजना होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, मतलब एक्साइटमेंट होना चाहिए। उत्तेजना का मतलब क्या, एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि चारों में से कौन सा सबसे बेहतर लग रहा है। विस्तारित अधिगम, और एक कुछ वर्ड होते हैं दोस्तों, देखिए अधिगम ये शब्द है सीखना, लर्निंग प्रक्रिया। तो इसके लिए आप चुनौती देंगे बच्चों को और आप उत्तेजित करेंगे बच्चों को कि नहीं, इसे हमें एक्सेप्ट करके हमें करना ही है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। सो योर आंसर दैट विल बी थर्ड ऑप्शन। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों, तो सही ऑप्शन निकालना सीख जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हम डेली ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे जिससे कि आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर गेन कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। क्वेश्चन की फॉर्म देखिएगा दोस्तों, नहीं लिखा हुआ है, बट अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक होने का मतलब कि सही नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है। इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि सुटेबल नहीं है। तो कौन सा होगा, चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, बिल्कुल सही है।
आपको शैक्षिक भ्रमण का मतलब क्या, ऐसा भ्रमण, ऐसा टूर आपका एजुकेशनल टूर होना चाहिए जिसमें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और जब बच्चों के मन में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी पॉइंट उठता है, कोई भी शंका होती है, उसके बारे में अगर बच्चे देख रहे हैं और तुरंत प्रश्न कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। सो यार आपका फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। पूछा है अप्रासंगिक, मतलब कौन सा सुटेबल नहीं होगा, तो ये सुटेबल है। पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा होगा अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना, दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। दोस्तों यहीं पर मुझे आंसर मिल गया, दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाने की क्या ज़रूरत है, हम एजुकेशनल टूर पर गए हैं बच्चों को लेकर, तो वहाँ हमें पूरा बैग नहीं लेके जाना है। आप जानते हैं कि बस्ते का बोझ ये कम करना है बच्चों पर, और एजुकेशनल टूर में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नोट पैड लेके जाना ज़रूरी है, जो कि बच्चे कुछ नई चीज़ें देखें तो वहाँ पे नोट कर लें। बैग लेके जाना ज़रूरी नहीं है। तो आपका आंसर यहीं पे निकल के आ गया। दूसरा, तीसरा और चौथा भी एक बार देख लेते हैं। बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, देखिए ये बिल्कुल सही है, प्रासंगिक है, क्योंकि बच्चों को टूर पर ले जाएंगे तो टीचर्स से ले करके अनुमति तभी कहीं जाना चाहिए, बिना बताए कहीं कुछ भी देखने, जिज्ञासा आ गई मन में तो देखना अच्छी बात है, बट बिना बताए टीचर को बिना इन्फॉर्म किए नहीं जा सकते। तो ये भी सही है। और अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना है, मैंने अभी बताया आपको कि नोट पैड और पेन ले जाना चाहिए कुछ भी नोट करने के लिए। सो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पॉजिटिव वे में जा रहा है, और दूसरा जो हो गया दिन भर का बस्ता लेकर जाना, ये आपका नेगेटिव है, अप्रासंगिक आंसर पूछा गया। सो योर आंसर दैट विल बी सेकंड ऑप्शन, पूरा बस्ता लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है, टूर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका ईवीएस का सेक्शन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आप 30 में 28 तो लेकर आएंगे ही आएंगे, अगर इस तरीके की सोच, आप इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है। तो हमारे साथ बने रहें। अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास तो लाइक का बटन दबाइए। प्राथमिक स्तर की ईवीएस ईवी में अच्छी पाठ्यचर्या में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की जो अच्छी ईवीएस है उसमें पाठ्यचर्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन है, पाठ के अंत में अधिक प्रयास, अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न मुझे सही नहीं लग रहा है, आप बताइए। अपने आसपास को खोजने के अवसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों देखिए, मैं हर क्वेश्चन में आपको कीवर्ड देते जाऊंगी कि किस तरीके से आप राइट ऑप्शन पे जाएंगे, इसे नोट कीजिएगा जरूर। मेरे वीडियो में आप नोट पैड लेकर बैठा कीजिए। देखिए, आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये एक कीवर्ड है आपके लिए। अवसर प्रदान करना, बच्चों को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे, आप मौके देंगे, बच्चे उतना ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसपास। आसपास का मतलब क्या होता है? आपका आस पड़ोस। आस पड़ोस को ही कहते हैं पर्यावरण, और उसी को कहते हैं हम इन्वायरमेंटल स्टडीज। हमें अध्ययन करना, अपने आसपास का ही अध्ययन। तो आपका आंसर निकल करके यहीं पर आ गया। सो योर आंसर दैट विल बी सेकंड ऑप्शन इज राइट, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। थर्ड क्या है? संकल्पनाओं को विस्तृत करने पर अधिक एकाग्रता। जी नहीं। पदों की यथार्थ की परिभाषा, परिभाषा कभी भी नहीं, ये रटंत है। आप किसी भी चीज़ का डिफिनेशन बच्चों को याद करने को कह देंगे, डिफिनेशन बच्चा याद कर लेगा बट वो भूल जाएगा। अपने आसपास में बच्चा अगर खोजेगा, सर्च करेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस ऑप्शन में। तो आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को। बस इसी तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस करते जाइए। ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, ये जो लास्ट आपके 1.5 महीने रह गए हैं, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने बुक पे प्रैक्टिस करें और देखें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। टाइमिंग का ध्यान रखें कि आप कितने समय में कितना कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? व्हाट रीजन? देखिए, स्टोरी एंड पोएम वगैरह हम ये ईवीएस में यूज़ करते हैं। ये सब किस चीज़ का पार्ट है? हिंदी सब्जेक्ट का पार्ट है, स्टोरी एंड पोएम। तो ये अगर हम ईवीएस में ऐड कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी में अगर ऐड कर रहे हैं, तो क्या रीज़न है, किस लिए कर रहे हैं हम? इन्वायरमेंटल स्टडी में हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं? तो ये दोस्तों ऑप्शंस हैं आपको, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि का विकास करने के लिए। साहित्यिक रुचि का विकास का कोई मतलब नहीं है, साहित्य मतलब हिंदी हो गया। तो ये आपका इन्वायरमेंटल स्टडी है, पर्यावरण अध्ययन है। पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो पहले ऑप्शन को हम कट कर देंगे। एंड सेकेंड है, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन हमें अभी ऑप्शंस देख लेने हैं। तो मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, ठीक है। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। देखिए, नित्य, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं मेरे दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन, बिल्कुल ये
सही हो सकता है, माना गया है कि एक ही तरीके से हमें अपनी पढ़ाने की प्रक्रिया को बदलाव करना चाहिए उसमें। लेकिन बुक की बात कर रहा है, पाठ्य पुस्तकों की बात की जा रही है, जो सीबीएसई पैटर्न है, जो एनसीईआरटी है, इन सब की बुक्स में ही बदलाव किया गया है। तो जो संस्था ने बदलाव करके उसमें कविताएं और कहानियां डाल दी, तो उसका क्या रीज़न है, यहाँ ये बताना है। तो उसका रीज़न है कि आप बच्चों को इंटरेस्ट दें, मतलब बच्चा ईवीएस में जो कुछ भी सीखे वो इंटरेस्ट के थ्रू सीखे, उसमें बच्चे की रोचकता बनी रहे। और कविताएं और कहानियाँ रोचकता का माध्यम है, उसमें बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करती हैं। सो योर आंसर दैट विल बी सेकेंड ऑप्शन, आपका राइट हो जाएगा दूसरा ही आंसर। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, मैं आप लोगों का बिल्कुल समय नहीं लूँगी, बट ये आपका जो ईवीएस है और ख़ास करके सीटेट ये समय लेता है, क्योंकि क्वेश्चन ही लेंदी हैं और लेंदी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप कहीं से भी छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करते हैं मिलता है, तो आप भूल कर रहे हैं दोस्तों। जितने लेंदी क्वेश्चन हो सकते हैं ना, उन्हीं को देखिए, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन ही सीटेट में मिलते हैं स्टोरी की तरह बना बना के। और उन्हें 2 बार पढ़ने का फटाफट प्रैक्टिस कीजिए और उनको आंसर्स को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, चार भावी शिक्षकों के से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक के निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे कहने का पर्पस ये है कि 4 टीचर हैं, चारों टीचर को दिया गया कि आप लोगों को यात्रा यात्रा जैसा एक पॉइंट दिया गया है, तो उस पर प्रस्तुतिकरण करने के लिए सभी टीचर्स जो हैं बच्चों को बोल रहे हैं अपने अपने तरीके से करने को। तो उनका मुख्य जो मेन रोल क्या है, मेन मतलब पर्पस क्या है, किस लिए वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग, फिर पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों का व्याख्या, और विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, और विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हर एक ऑप्शन में यात्रा की बात की गई है, यात्रा का विभिन्न ये विभिन्न वो। तो यहाँ पर जो कहा गया है वो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधन। चाहे आप यात्रा में गए, तो आप यात्रा करने के बाद, आप ट्रेवल के बाद उसमें आप चाहे चार्ट बनाइए, चाहे स्क्रैप बुक बनाइए, या फिर आप किसी भी साधन से कुछ भी व्याख्या कीजिए, लिखिए वहाँ के बारे में, क्या क्या आपने कैसे कैसे देखा। तो ये सब कुछ का मेन केंद्र क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, क्या समझाने का कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर ही इसी चीज़ पर सारे टीचर जो है फोकस कर रहे हैं। मेन फोकस यही है कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए, कि किन किन साधन से हम यात्रा कर सकते हैं, यात्रा में क्या क्या यूज़ होता है, हम क्या सीखते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो यात्रा बच्चों ने किया है, तो उसके बारे में क्या क्या साधन और उनका अनुभव क्या रहा, इन सब का वर्णन करना। आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। देखिए अब क्या लिखा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं दोस्तों। और मैं चूज करके, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है, लास्ट आपका समय है, महीना 1.5 महीना रह गया है, तो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए, यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। आप सोचिए कि हम क्लास में हैं और बच्चों से इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं। कई बच्चे हैं, हम इस तरह पूछें, बेटा आपके गांव में अगर 1 सप्ताह तक पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा। तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि यही है एक चर्चा करने का माध्यम, जिससे कि बच्चे अपने माइंड पर प्रेशर, दिमाग पर जोर डालते हैं और जो भी उनके दिमाग में आता है व्यक्त करते हैं, कहते हैं। तो ये जो होता है, इसमें आप क्या करेंगे, कह देंगे। तो बच्चे इसका मुख्य कथन का उद्देश्य क्या, ये जो हमने कथन कहा, इसका उद्देश्य, हमारा पर्पस क्या है, ऐसा क्वेश्चन हम किस लिए करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन हम क्यों करते हैं, ऑप्शन देखिए और उसमें से एक ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। देखिए पहला ये हो गया कि छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। अच्छा, और दूसरा हो गया छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। ठीक। एंड थर्ड हो गया वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ओके। एंड फोर्थ है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। ठीक।
अब आप बताइए इसमें से क्या होगा। देखिए, जब हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं तो हम कुछ पूछते हैं और बच्चे आंसर देते हैं, ठीक है। अब उसमें बच्चे बहुत तरीके से सोच करके आंसर देंगे। अब बात यहाँ पे आ रहा है कि गांव में डीजल या पेट्रोल खत्म हो गया है, नहीं है। कि कोई भी गांव है या शहर है, बच्चे जहाँ भी रहते हैं वो बच्चे उसी गांव के बारे में, उसी अपने रहने वाले स्थान के बारे में इमेजिन करें, ठीक है। और नहीं है डीजल, न हो तो क्या होगा। तो क्या आप इस बात को सिर्फ संकुचित माध्यम से मत सोचिए। बात यहाँ पर सिर्फ डीजल और पेट्रोल की ही नहीं हो रही है। बात यहाँ पे हो रही है, मान लीजिए आज आज सिचुएशन ऐसी है कि पेट्रोल या डीजल नहीं है, बट कल को सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपके घर में पीने को पानी नहीं है, आपके घर में खाने को भोजन नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप आगे बढ़ेंगे। ईवीएस का मतलब ही हो गया व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को देना, जीवन जीने के तरीकों को सिखाना, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को समझाना। तो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को समझाने के लिए ये क्वेश्चन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचना, विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। बच्चों के दिमाग में, माइंड में ये विचार आए, ये सोच बढ़े, ये उनका मतलब माइंड प्रोसेस इस तरीके की कभी भी कोई भी सिचुएशन आए तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी हो, लाइफ से कोरिलेट करके जो भी आपका ऑप्शन होगा, वास्तविक जीवन को फोकस करके जो भी आपका ऑप्शन होगा वही बेस्ट होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से आप सोचेंगे और राइट ऑप्शन पे जाएंगे। सो योर आंसर दैट विल बी थर्ड ऑप्शन। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने का एक माध्यम दिया है उन्होंने कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन भी आ सकते हैं। वास्तविक जीवन की चिंताओं के बारे में लेकर के जो हो, रियल लाइफ से कोरिलेट करके जो भी ऑप्शन हो वो आपका सही होगा। सो योर आंसर दैट विल बी थर्ड ऑप्शन। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और इस तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे। मैं 100% कह सकती हूँ कि अगर तैयारी आप करेंगे तो 120 आप ले जाएंगे, पक्का ले जाएंगे। और अगर आपका फर्स्ट है तो आप 100+ स्कोर जरूर करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? देखिए, प्रश्नोत्तर तकनीकी की बात की गई है। सबसे अच्छा उपयोग ईवीएस के लिए क्या होगा? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्नोत्तर तकनीकी करके क्या बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जाता है? ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चों को स्टोरी वगैरह सुनाई जाती है, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट स्टोरी वगैरह में रहता है। जैसे बच्चे अगर नहीं आपकी बात सुन रहे हैं या कहीं बच्चों को आप अपने पास बुलाना चाहते हैं तो कह देंगे ना, आओ आप तुम लोगों को मैं एक कहानी सुनाता हूँ, तो बच्चे आपके पास आ जाए। बच्चों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। और विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए और प्रायोगिक कुशलता को बढ़ावा देने के लिए और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा, हम ईवीएस की पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि अनुशासन बनाना, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को हमें अनुशासन में बांध करके नहीं रखना है, हमें बच्चों को एक खुला माहौल देना है, तो अनुशासन वाला होगा नहीं। और सीखने में जिज्ञासा बिल्कुल सही है। ध्यान आकर्षित करना मैंने पहले ही बता दिया कि वो आप लोगों का स्टोरी टेलिंग जो होता है, कहानी वहानी सुनने के लिए से ध्यान आकर्षित होता है। और प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, जी नहीं, प्रश्नोत्तर करना और प्रायोगिक मतलब एक तरीके से प्रायोगिक चीज़ें, ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हो गया प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्नोत्तर होता है ना, वो तकनीकी क्या होती है, सर्वोत्तम उपयोग होता है किसका? विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्योंकि होता क्या है, प्रश्नोत्तर तकनीकी में द्विदिशीय संचार प्रक्रिया जो होता है, द्विदिशीय संचार संभव हो पाता है। द्विदिशीय संचार का मतलब क्या? दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना, ठीक है। दोनों तरफ से मतलब टीचर कुछ पूछेंगे और बच्चे आंसर देंगे। प्रश्नोत्तर मतलब यही हुआ, टीचर पूछेंगे और बच्चे आंसर देंगे। द्विदिशीय संचार संभव होता है। उत्पन्न सभी जिज्ञासाएं तुरंत समाधान करना चाहिए, सभी जिज्ञासाओं का, सभी क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहिए। ये आपका मतलब पढ़ाने का बच्चों को का उद्देश्य ही आपका होना चाहिए कि बच्चे जो कुछ भी पूछें उसकी क्यूरियोसिटी को आप शांत करें, ठीक है। तो आपका सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। और इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है। ओके, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य। देखिए, ईवीएस की बात हो रही है, इन्वायरमेंटल स्टडी की बात, तो सबसे
प्रमुख उद्देश्य, हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों ईवीएस पढ़ाते हैं बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का मेन पर्पस क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो विषय की मूल संकल्पनाओं का गहन समझ विकसित करना, या फिर अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, या फिर कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। दोस्तों अगर आपको याद है तो पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि वास्तविक जीवन से जोड़ करके जो कुछ भी हो, तो वास्तविक जीवन या बाहर का जीवन, जीवन से कोरिलेट करके जो भी ऑप्शन आया है आपका, वही आपका सही हो जाएगा। सो योर आंसर दैट विल बी थर्ड ऑप्शन। कक्षा की पढ़ाई, हम कक्षा की पढ़ाई को ऐसा बनाए जो कि उनकी पढ़ाई उनके लाइफ में, उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में कैसे उन्हें क्या करना, उसके लिए उन्हें ज्ञान अर्जन हो, व्यावहारिक जीवन में उसे यूज़ कर सकें। तो विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना हो जाएगा आपका राइट आंसर। सो योर आंसर दैट विल बी थर्ड ऑप्शन। पढ़ाई होती है, ईवीएस इसलिए पढ़ाया जाता है कि आसपास में क्या घटनाएं घट रही हैं, उसमें हमें कैसे डिसीजन लेने हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है, हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से ढालना है, ये सब कुछ का ज्ञान मिलता है हमारे पर्यावरण में। तो बच्चे अपने घर परिवार में, अपने निजी ज़िंदगी में और ज़िंदगी के अपने, मतलब सिर्फ विद्यालय किताबों तक, ईवीएस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किताबों तक ही शामिल रहे, उसे आप किताबों में ही यूज़ करें। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं वो आपके लाइफ में आपको काम आए, ठीक है। विद्यालय से बाहर मतलब आपका जीवन हुआ, विद्यालय से बाहर का मतलब ही हो गया कि आपका अपना लाइफस्टाइल जो है, आपका अपना जीने का जो तरीका है, तो आप अपनी ज़िंदगी में उसे यूज़ करें, व्यवहारिक ज्ञान में उसे यूज़ करें, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, सो मैं हमेशा ही याद दिलाती हूँ आपको। फर्स्ट एक बार फिर बताऊंगे, सर्कल कीजिए या अंडरलाइन कीजिए, ज़रूर पेपर में कीजिएगा, मेरे साथ करते रहेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। इससे एक नंबर आपके मिलने श्योर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो हम इतना बड़ा क्वेश्चन और उसका ऑप्शन पढ़ने में ही भूल जाते हैं कि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। वृक्षों पर नारा लिखना, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना, ठीक है। नारे हम तभी लिखेंगे जब हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज होगी, बच्चे जानते होंगे ना, तभी तो नारा लिख पाएंगे, स्लोगन राइटिंग करेंगे, ठीक है। प्रतियोगिता है मतलब सभी बच्चे कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो कुछ तो नॉलेज होगी, जानते होंगे, समझ रहे होंगे, तभी तो लिखेंगे, ठीक। ये सही है, बट पूछा है नहीं। तो प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों अगर पॉजिटिव फॉर्म में होता ये क्वेश्चन तो आपका यही सही होता, सबसे बेस्ट, कि एक बच्चे को वृक्ष को अपनाने के लिए दिया जाए। जब बच्चा एक वृक्ष को लगाता है, एक पेड़ लगाता है, और उसके साथ साथ उसे डेली उसका पालन पोषण करता है, उसको पानी देता है, उसके खरपतवार को निकालता है, उसको बढ़ते हुए देखता है, तो उसके साथ एक संवेदनशीलता जुड़ जाती है। जैसे उसकी संवेदनशीलता जुड़ जाती है, एक उसे फैमिली मेम्बर की तरह वो समझने लगता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि उस कैसे कैसे उसका ग्रोथ हुआ, ये सब कुछ वो देखता है कि उसमें कितना मेहनत लगा है एक वृक्ष को पनपने में और बड़ा होने में, तो उससे उसका संवेदनशीलता उसका अटैच हो जाता है, अटैचमेंट बन जाता है। तो ये सबसे बेस्ट होता है। अब आगे है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। अब बताइए, लकड़ी ढेर सारा कट के रखा हुआ है कहीं, आप बच्चों को ले गए दिखा दिए, देखो इतना सारा लकड़ी, इतनी सारी लकड़ियाँ कटी हुई हैं, पेड़ काटा गया और रखा गया, क्या बच्चों को समझ में आएगा? क्या वे संवेदनशील होंगे? लकड़ी बच्चों को नहीं समझ में आता है कि इसमें जीव है। जब वो उसे जलाएंगे, उसे लगाएंगे, पौधारोपण करेंगे, उसे रोज खिलता और थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ देखेंगे, तब वो जानेंगे कि इसमें जीव है। हमारी ही तरह जैसे हम ग्रोथ करते हैं छोटे से बड़े हुए, वैसे ये पौधा भी छोटे से बड़ा हुआ, तो इसमें जीव है। सिर्फ कटा हुआ लकड़ी का लट्ठर देखकर वो नहीं जानेंगे, उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं आएगी। सो नहीं पूछा गया, तो योर आंसर दैट विल बी सेकंड ऑप्शन। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, ये सही, ये उपयुक्त नहीं है। नहीं पूछा गया तो आपका थर्ड ऑप्शन ही राइट हो गया। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित। देखिए, वृक्षों पर पोस्टर बनाएंगे तो भी कुछ नॉलेज होगा तभी बनाएंगे। वृक्षों पर नारा लिखना भी सही है, और एक वृक्ष को अपनाना, उसकी देखरेख करना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन। अगर पॉजिटिव पूछे तो यही सबसे सही होगा, बट नेगेटिव पूछा है तो बच्चों को लकड़ी का लट्ठों का भंडार दिखाने से शायद ही किसी तरीके की संवेदनशीलता मुझे नहीं नजर आती। तो योर आंसर दैट विल बी थर्ड, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की संवेदनशीलता नहीं है। संवेदनशीलता पनपती है जब हम उसकी देखरेख करते हैं और उसे पालन पोषण करते हैं तब। तो दूसरा आपका सही होगा अगर पॉजिटिव होगा तो, और नहीं तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ज़रूर से, आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए हमारे साथ।
और इस तरीके से प्रैक्टिस आप बनाए रखेंगे तो पक्का आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है, देखिए रोल प्ले अगर आयोजित किया गया तो मेन पर्पस क्या होगा, क्या सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना है, नहीं। अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना है, नहीं, ये भी नहीं होगा। और अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, गुड। और जल के स्रोतों में विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि। देखिए अब यहाँ पर दिया गया है रोल प्ले कराना, रोल प्ले कराना या सक्रिय भाग लेना, मतलब देखिए दोनों आपके कभी कभी होता क्या है, एक सब्जेक्ट के को हम कई चीज़ कह के हम संबोधित कर सकते हैं। रोल प्ले करना या सक्रिय भाग लेना, ये दोनों एक ही चीज़ लग रहा है ना। तो रोल प्ले करना, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तो आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए, आपका थर्ड ऑप्शन ही होगा। अधिगम की प्रक्रिया में मतलब रोल प्ले कर रहे हैं तो हम कुछ सीख रहे हैं, सीखने का ही एक तरीका है रोल प्ले भी कराना बच्चों से। तो रोल प्ले कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये अधिगम की प्रक्रिया हो गई। बाकी और किसी में आपका अधिगम की प्रक्रिया की बात नहीं की गई है, तो आपका यहाँ पे पहले में अधिगम प्रक्रिया नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, और फोर्थ में भी नहीं है। ज्ञान में वृद्धि है, बट जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि ये नहीं होगा। अब आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। सक्रिय भाग लेंगे बच्चे रोल प्ले के माध्यम से। बच्चे जब किसी चीज़ में रोल प्ले करते हैं तो वो बहुत कुछ सीखते हैं प्ले करके माध्यम से, क्योंकि एक्टिविटी थ्रू होता है ना, सक्रिय रहते हैं बच्चे उसमें, माइंड से भी और ओरल बोलते भी हैं और उसमें एक्टिविटी करते हैं, पूरा फिजिकल रूप से भी उसमें वो एक्टिव होते हैं। तो योर आंसर दैट विल बी थर्ड ऑप्शन, सक्रिय भाग लेना। और अधिगम प्रक्रिया दिया है, ज्ञान का की वृद्धि भी हो रही है, अब पूरी बॉडी को भी उसमें इंक्लूड किया जाए, फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका। तो दोस्तों हमने 82 क्वेश्चन तक अभी कर लिया है। आप अगले वीडियो में 82 के आगे पाएंगे, हम आगे भी सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि थोड़े लेंदी हैं, और लेंदी क्वेश्चन ही बना करके आता है। लेंदी क्वेश्चन का अगर आपका बन जाता है, समझने की प्रक्रिया आप समझ जाते हैं, बेस्ट ऑप्शन पर जाने का, चार ऑप्शन में से एक बेहतर जो होता है उसको निकालने के लिए आप का अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाता है, तो आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आर्यन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और हम अगले वीडियो फिर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आज बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।